लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था सॉल्यूशन। हाँ, मैंने बताया था कि क्लास 12 के सिलेबस में आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है और बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे और उसके एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशन का संघटन। सॉल्यूशन आप जानते हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर है और इसमें दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। वैसे हम लोग अभी बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट है। अब कौन सा कंपोनेंट कितना अमाउंट में है, इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। और किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को हम लोग उसके कंसंट्रेशन के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। और कंसंट्रेशन जो है वो क्वालिटेटिवली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यदि आप क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को तो उस केस में आप कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है या फिर सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या फिर सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, राइट। यदि दो सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो है दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब यदि दो सॉल्यूशन लिया गया दोनों सेम अमाउंट में लें, ओके, और उसके बाद एक में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसे कहा जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो दूसरा जिसमें कि सॉल्यूट का अमाउंट कम है उसे कहा जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये दोनों जो है रिलेटिव टर्म्स हैं। और ये जो है कंफ्यूजिंग है, इसे जो है क्लियर पता नहीं चलता है कंपोजिशन के बारे में। इसलिए जो है कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने का कई तरीका है, कई यूनिट्स हैं जिनमें कि हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ यूनिट्स जो हैं उनको हम लोग फिजिकल यूनिट्स बोलते हैं और कुछ को केमिकल यूनिट्स बोलते हैं। वैसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, आपके सिलेबस में जो जो है सो मैं बता देता हूँ। ये आपका मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज हम लोग बोलते हैं जिसे, ये आपका मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज। फिर वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स V/V परसेंटेज। और फिर ये रहा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये रहा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V परसेंटेज, ओके। और इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब जो हैं फिजिकल यूनिट्स कहे जाते हैं, ओके। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। ये देखिए ये फर्स्ट आपका है मास परसेंटेज, फिर ये सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब जो है फिजिकल यूनिट्स कहे जाते हैं। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं वो हैं मोल फ्रैक्शन, ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। फिर उसके बाद मोलरिटी, मोलरिटी जिसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट किया करते हैं, ओके। मोलरिटी, ओके, इसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट किया करते हैं। और इसके बाद एक और यूनिट है मोललिटी, मोललिटी इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट किया करते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी ये तीनों जो हैं केमिकल यूनिट्स हैं, राइट। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ यूनिट्स यूज होते हैं जैसे कि नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, वो आपको 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में जानते हैं।
मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज क्या होता है, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, और फिर मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन सब की डिफिनीशन क्या है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग मास परसेंटेज से। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, ओके, कोई भी सॉल्यूशन हो उसके 100 ग्राम में सॉल्यूट जितना मौजूद हो उसे हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और हमें मास परसेंटेज ऑफ ए पता करना हो, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ ए इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये देगा कंपोनेंट ए के लिए मास परसेंटेज। ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग मास परसेंटेज का डिफिनीशन याद कर लीजिए। मास ऑफ अ कंपोनेंट present in per 100 gram of the solution is called mass percentage। ओके, याद कर लेंगे आप लोग फिर से। mass of a component present in per 100 gram of the solution is called mass percentage of that component in the solution। इसे मैं एक एग्जांपल के हेल्प से क्लियर करा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। दो कंपोनेंट है यहाँ पर ए और बी, राइट, और इन दोनों को मिला करके बनाया गया है सॉल्यूशन, राइट। ए को मान लिया गया सॉल्यूट और बी जो है वो मान लीजिए सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ए का मास परसेंटेज कितना होगा, तो ये होगा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ओके, तो ये जो है इसका डिफिनीशन हुआ मास परसेंटेज का। इसे एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। इससे एक सॉल्यूशन बनाया गया 180 ग्राम वाटर में, यहाँ पर है 180 ग्राम वाटर। 180 ग्राम वाटर में 20 ग्राम साल्ट ऐड करके और एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो बताइए, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, साल्ट है और वाटर है। साल्ट कितना है 20 ग्राम और वाटर है 180 ग्राम। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें सॉल्यूशन मिला, और सॉल्यूशन जो है वो है 200 ग्राम। अब यदि आपसे पूछा जाए कि साल्ट जो है उसका मास परसेंटेज कितना है, साल्ट का मास परसेंटेज, सॉल्यूशन में साल्ट का मास परसेंटेज कितना है, तो आप देखिए, यदि आप लिखते हैं 20 ग्राम साल्ट है और कितना में 200 ग्राम सॉल्यूशन में, राइट। 200 ग्राम सॉल्यूशन में 200 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम जो है साल्ट है, लेकिन परसेंटेज आपको बताना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आपको 200 ग्राम सॉल्यूशन में साल्ट का अमाउंट ना बता करके 100 ग्राम सॉल्यूशन में साल्ट का अमाउंट कितना है ये बताना होगा, राइट। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में 200 है इसे आपको रिप्लेस करना होगा 100 से। ओके, इसे आपको रिप्लेस करना होगा 100 से, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया, और फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई डिफरेंस ना है, इसके लिए नंबरेटर में भी जो है 100 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ये जो 100 है, इस 100 को आप लोग कैरी करेंगे, ओके, और बाकी जो फ्रैक्शन है उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे आपको मिलता है 10/100, और ये जो 100 है इसे हम लोग पढ़ते हैं परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, ओके, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं परसेंट। तो 10/100 मतलब कि यहाँ पर 200 ग्राम में, देखिए 200 ग्राम में 20 ग्राम साल्ट था, लेकिन 100 ग्राम में कितना ग्राम साल्ट है 10 ग्राम साल्ट है। तो इसे कहा जाएगा कि सॉल्यूशन में साल्ट का जो मास परसेंटेज है, सॉल्यूशन में साल्ट का जो मास परसेंटेज है वो है 10%।
सॉल्यूशन में साल्ट का जो मास परसेंटेज है वो है 10%। और इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा, देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये है एक साल्ट सॉल्यूशन, राइट। और इस साल्ट सॉल्यूशन में साल्ट कितना है 10% W/W, मतलब कि 100 ग्राम, यहाँ W/W का मतलब मास परसेंटेज हुआ, राइट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम साल्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है। आप लोग सिरप के बॉटल पर इस तरह का इंडिकेशन देखे होंगे, या फिर बहुत सारे मेडिसिन में जो है इस तरह का इंडिकेशन देखे होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ 10% W/W। तो कुछ सिरप होते हैं उनमें जो है कोई कंपोनेंट होगा, कोई मेडिसिन होगा, और उसका अमाउंट जो है इस तरीके से लिखा रहता है 10% W/W या फिर 1% W/W। तो इसका मतलब उस सिरप के 100 ग्राम में, ठीक है, यदि मान लिए 1% W/W लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिरप के 100 ग्राम अमाउंट में 1 ग्राम वो कंपोनेंट है, राइट। सपोज एक सिरप पर सपोज एक सॉल्यूशन है, उस पर लिखा हुआ है 20%, सॉरी, ग्लूकोज सॉल्यूशन 20% W/W। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज सॉल्यूशन 20% W/W। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन का यदि 100 ग्राम लिया जाए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज मौजूद होगा। ओके। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे साल्ट का मास परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है, उसी तरीके से हम लोग वाटर का भी मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाटर इसमें कितना है 180 ग्राम है, और सॉल्यूशन टोटल कितना है 200 ग्राम है, और 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको परसेंटेज मिल जाएगा, राइट। तो ये 90% मिलता है। अब ऐसा ये 10% साल्ट मिलता है, और साल्ट का मास परसेंटेज 10% मिलता है, और वाटर का 90% मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है, तो इन दोनों का सम जो है 100% मिलना चाहिए, राइट। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो कि यहाँ पर है A, और मास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो कि यहाँ पर है A, और मास परसेंटेज ऑफ सेकंड कंपोनेंट जो कि यहाँ पर है B, इन दोनों का मास परसेंटेज का सम जो है वो 100% आएगा, राइट। और यदि सॉल्यूशन में सपोज 5 कंपोनेंट है तो पाँचों का मास परसेंटेज का सम जो है वो 100% होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मास परसेंटेज क्या है। अब हम लोग आते हैं अगले यानी वॉल्यूम परसेंटेज पर। क्या है वॉल्यूम परसेंटेज? देखिए पर 100 ml, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। पर 100 ml सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट का जितना वॉल्यूम हो उसे हम लोग कहते हैं उस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ अमाउंट इन यानी कि वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इसके लिए डिफिनीशन ये रहा, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे भी हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया है जिसमें कि 5 ml एथेनॉल है और 35 ml वाटर है। तो इस तरीके से 40 ml सॉल्यूशन तैयार होता है। अब यदि इस सॉल्यूशन में एथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब कंपोनेंट यहाँ पे किस कंपोनेंट का निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज? एथेनॉल का। तो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 40 ml है, और एथेनॉल का वॉल्यूम 5 ml है, और इंटू 100 किए तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 12.5
5%। तो ये रहा आपका एथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज। और फिर वाटर के लिए आप 35/40 इंटू 100 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो आप 100 से 12.5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलता है 87.5%। अब देखिए इस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये है एक एथेनॉल का सॉल्यूशन, एक एथेनॉल का aqueous सॉल्यूशन है। और इसका परसेंटेज कितना है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये 87.5% नहीं है, ये जो है 12.5% था। ये 12.5, सॉरी मैं यहाँ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये 12.5% है। ओके, तो ये 12.5% V/V है। ये जो सॉल्यूशन है एथेनॉल का सॉल्यूशन, इसे हम लोग कहेंगे 12.5% V/V। कहने का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 12.5% यानी 12.5 ml, 100 ml सॉल्यूशन में 12.5 ml एथेनॉल मौजूद होगा। ओके, तो ये रहा 12.5% और ब्रैकेट में लिखा गया होगा V/V। तो आई होप आपको ये नोटेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर। व्हाट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? ये मैं एनसीईआरटी बुक के हेल्प से आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आदत लगे और आप लोग भी सीखें कि हाँ एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या है? इट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास हो उसे हम लोग कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या W/V परसेंटेज। इसके लिए भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है। सपोज 1000 ml वाटर में जो है 50 ग्राम ग्लूकोज मिक्स किया गया, तो इस तरीके से सॉल्यूशन तैयार होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? यदि किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया रहे तो बेटर है, और यदि नहीं दिया रहे तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्लूकोज है ये सॉलिड, ये जो सॉल्यूट है ये सॉलिड है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेसेस होंगे उनमें अपना जगह ले लेंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 1000 ml उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन तब ज़रूर सही है जब ग्लूकोज काफ़ी कम अमाउंट में, यानी सॉल्यूट जो है काफ़ी कम अमाउंट में, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो और काफ़ी कम अमाउंट में जो है सॉल्वेंट में मिक्स किया गया हो, तब सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा। अब यदि यहाँ पर आपसे ग्लूकोज का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी W/V % पूछा जाए तो क्या होगा? तो इसमें आप लोग लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ध्यान रहे, ओके, इनटू 100। तो यहाँ पे कितना था ग्लूकोज का मास? ग्लूकोज का मास था 50 ग्राम और सॉल्यूशन था 1000 ml। 50 ग्राम अपॉन 1000 ml इंटू 100, तो इस तरीके से आपको मिलता है 5%। तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ये है ग्लूकोज सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? ग्लूकोज सॉल्यूशन। और इस ग्लूकोज सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? यह है 5% W/V, यानी कि पर 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व्ड है। तो ये था आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स पर मिलियन पर। तो परसेंटेज में जिस तरीके से आप पर 100 में कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, यदि आप मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो आप बोलते हैं मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। उसी तरीके से
यदि वॉल्यूम परसेंटेज है तो आप बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। और यदि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है तो आप बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। राइट, सही है। लेकिन अब इन्हीं तीनों टर्म्स को परसेंटेज के बजाय पर मिलियन में कैलकुलेट कीजिए। राइट, इन्हीं टर्म्स को मास बाई मास था W बाई W, राइट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था यानी V बाई V, और मास बाई वॉल्यूम यानी W बाई V। इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म को आप पर 100 में यानी कि परसेंट में न कैलकुलेट करके आप पर मिलियन में कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय, जैसे कि आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट लिख देते हैं, राइट, ये परसेंट का सिंबल है। ओके, तो यहाँ पर आप 100 से ना मल्टीप्लाई करके 1 मिलियन से यानी कि 10⁻6 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ परसेंट के बजाय ppm लिख दीजिए। जैसे कि यदि W बाई W इन ppm कैलकुलेट करना हो तो आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 ppm। यहाँ पर 100 होता था तो यहाँ परसेंट लिखते थे, और यहाँ यदि मिलियन है तो यहाँ ppm लिखा जाएगा। राइट, इसी तरीके से यदि ppm में वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 ppm लिखा जाएगा। और यदि ppm में आपको मास बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 ppm लिखा जाएगा। राइट, तो ये जो है आपका पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये जो यूनिट है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम हो। जैसे कि एयर है, एयर में जो पॉल्यूटेंट होते हैं सल्फर पार्टिकल्स वगैरह, तो उनका कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है, तो उन्हें हम लोग जो हैं ppm में कैलकुलेट किया करते हैं। या फिर वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका भी कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है, तो उसे हम लोग परसेंटेज में ना कैलकुलेट करके पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग ppm कहते हैं। अब देखिए यहाँ सी वाटर एक सॉल्यूशन कंसिडर किया गया है, और सी वाटर में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया एक साल्ट है, फिर ये दूसरा साल्ट है, फिर कोई तीसरा साल्ट होगा, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब यदि 1 लीटर सॉल्यूशन ले सी वाटर, ठीक है, सी वाटर यदि 1 लीटर लेते हैं तो उसका मास जो है 1030 ग्राम होता है। ओके, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है? उसमें ऑक्सीजन होता है 6 × 10⁻³ ग्राम। तो अब इसे आप यदि ppm में एक्सप्रेस करना चाहें तो दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, W/V पर ppm और W/W ppm, W/V ppm और W/W ppm। तो चलिए मैं W/V ppm पहले कैलकुलेट करता हूँ। W/V यानी मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है जी सॉल्यूट यहाँ पे? ऑक्सीजन के लिए ना ppm कैलकुलेट करना है। ये एक बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे, सी वाटर एक बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, राइट। तो उसमें से हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ppm कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए W/V ppm। ओके, तो ऑक्सीजन का मास कितना है? वो है 6 × 10⁻³ ग्राम, और वॉल्यूम कितना है सी वाटर का? वो है 1 लीटर यानी कि 1000 ml इंटू 10⁻6 ppm। इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिलता है 6 ppm। ओके, और यदि W/W ppm कैलकुलेट करना हो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मास लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन का मास लिखेंगे। सॉल्यूशन का मास 130 ग्राम है, सो हमने लिखा, और इंटू 10⁻6 ppm। सॉल्व करने पे आपको मिलता है 5.8 ppm। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 6 ppm जो है W/V है, राइट, और ये 5.8 ppm जो है W/W है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट पे आते हैं, जो कि है मोल फ्रैक्शन। देखिए, सपोज एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी। मैं और इजीली आपको समझाने के लिए इसमें आता हूँ। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी दोनों मिला करके बनाया गया सॉल्यूशन। अब यदि मोल फ्रैक्शन आपको कंपोनेंट ए का पता करना हो, मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, राइट। तो यदि आपको मोल फ्रैक्शन पता करना हो कंपोनेंट ए का, तो आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए और बी, तो और ए का यदि आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मिल गया ये डिनोमिनेटर में, और ये आपका हो गया कंपोनेंट ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरीके से यदि कंपोनेंट बी के लिए आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये है मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है ये यूनिट लेस होता है। ओके, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। और यदि बाइनरी सॉल्यूशन है तो ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है इन दोनों का सम आपको 1 मिलेगा। ओके, और एक चीज़ यदि आप लोग को याद ना हो जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, किसी भी सबस्टांस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सबस्टांस के मास में उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ओके, और मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल। यदि एटम हो तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स, यदि मॉलिक्यूल्स हो तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, यदि आयनिक कंपाउंड हो तो उसके लिए फार्मूला यूनिट टर्म हम लोग यूज करते हैं, तो यदि फार्मूला यूनिट्स हो तो मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट्स, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे करते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ ग्लूकोज है और वाटर है, इन दोनों को मिक्स किया गया, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है और 16.2 ग्राम वाटर लिया गया है, और इन दोनों को मिक्स करके जो है सॉल्यूशन बनाया गया। अब आप लोग इस पे नहीं जाएंगे कि ये कितना कितना अमाउंट है, बस ये हाइपोथेटिकल है, शायद ऐसा हो, राइट। तो मैंने कुछ ऐसा ही डाटा चूज़ किया है जिसमें कि कैलकुलेशंस ईजी हो। ओके, इस कारण से ऐसा आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा कम दिख रहा है। ओके, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझिए कि हाँ शायद ऐसा हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन हो, ऐसा पॉसिबल। ओके, तो 18 ग्राम ग्लूकोज और 16.2 ग्राम वाटर को मिक्स किया गया, और इसमें यदि आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताइए, वाटर का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो जब आप ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना होगा। ग्लूकोज कितना है? 18 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? तो ग्लूकोज का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है, राइट, और 1 कार्बन एटम का मास होता है 12, तो 12 × 6 72 मिला। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो ये हो गया 12 × 1, और ये है 6 ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 × 6 96। इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 180 ग्राम। तो 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो होता है 180 ग्राम, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 180 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर है 18 ग्राम, 18 ग्राम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 180 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इससे हमें मिलता है 0.1 मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो हो गया 0.1। और सेम उसी प्रोसीजर से जो है 16.2 ग्राम वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल होगा वो हमने कैलकुलेट किया। पहले जो है वाटर के लिए मोलर मास कैलकुलेट किया, जिसे मैं m' से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो ये पता है हमें 18 ग्राम पर मोल होता है, और नंबर ऑफ मोल्स मिलता है 0.9। तो ग्लूकोज के लिए मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1, फिर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो है 0.9, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.1। अब यदि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पता करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट कर सकते हैं उस तरीके से। या फिर दूसरा उपाय क्या है, तो अभी भी मैंने बताया कि एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशन सही है। दो कंपोनेंट है ए और बी,
तो ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज है और वाटर है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन यदि है 0.1 तो वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0.9 होगा। ओके, अच्छा, एक बात ये भी आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ओके, मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। ऑब्वियस है, आप लोग खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब हम लोग आते हैं मोलरिटी पर। व्हाट इज मोलरिटी? तो देखिए, ये डिफिनीशन आप लोग ढंग से याद रखेंगे। मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, सॉल्यूशन है यहाँ, राइट। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसे हम लोग कहते हैं मोलरिटी। सपोज कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी है 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोलरिटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का डिफिनीशन हो जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लिखना है, लीटर में लिखना है। ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल हो उसे हम लोग मोलरिटी बोलते हैं, और मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो सपोज एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ओके, और उसका जो कंसंट्रेशन बताया जा रहा है वो है 0.25 मोल पर लीटर। ये जो मोल पर लीटर है इसे आप कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, और इसे आप लोग पढ़ेंगे क्या, 0.25 एम सॉल्यूशन को आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसे आप लोग पढ़ेंगे 0.25 मोलर सॉल्यूशन, MOLAR, मोलर सॉल्यूशन, राइट। मोलर का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर। ओके, तो ये बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स है, तो 0.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स है। ओके, यदि हमें 1 लीटर सॉल्यूशन कंसीडर करें तो उस सॉल्यूशन में 0.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो मोलरिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मोलरिटी पर। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए, मोलरिटी में सॉल्यूशन था और मोलरिटी में सॉल्वेंट है। ओके, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आप जितना नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे सॉल्यूट का उसी को कहा जाएगा मोलरिटी। ये मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, तो आप लोग खुद से हाईलाइट कर लेंगे इसका डिफिनीशन। ओके, तो मोलरिटी इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, 1 केजी सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का ऐड किया जाएगा उसी को कहा जाएगा मोलरिटी। सपोज कोई सॉल्यूशन है, एक साल्ट है KCl, उसका सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन बताया जा रहा 1 मोल पर केजी, और मोल पर केजी या मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1m, और पढ़ेंगे क्या, 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलल, ओके, MOLAL, मोलल, राइट। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन। तो 1 मोलल सॉल्यूशन यदि है KCl का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन को बनाते वक्त 1 केजी सॉल्वेंट लिया गया होगा, राइट। इस सॉल्यूशन को बनाते वक्त 1 केजी सॉल्वेंट लिया गया होगा और उसमें 1 मोल KCl यानी सॉल्यूट जो है वो मिक्स कर दिया गया होगा। ओके, तो ये था मोलरिटी। और इस तरीके से क्लास 12th के सिलेबस में इस चैप्टर में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने भी तरीके बताए गए हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग जो हैं इससे रिलेटेड टेक्स्ट और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो है कर लेंगे। ओके, अगले दिन जो है मैं सॉल्युबिलिटी पर बात करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।